वर्ग और वर्गमूल के पिछला वीडियो में हम लोग संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना और वर्गमूल ज्ञात करना सीखे थे। वर्गमूल जो हमने सीखा था गुणनखंड विधि से सीखा था, भाग विधि से बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। अभी हम लोग गुणनखंड विधि से सीख रहे हैं। तो चलिए कुछ सवाल आते हैं वर्ग और वर्गमूल के आधार पर, जिसको हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। जैसे सबसे पहले आ जाता है, कोई संख्या दे दिया और कहता है कि उसका इकाई अंक ज्ञात करें। जैसे दे दिया 5 है, मान लिया जाए 5, और कहा कि इसको वर्ग अगर करते हैं, 5 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। तो पहले हम लोग करके देख लेते हैं। 5 है, इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग में हमने क्या सीखा, संख्या को 2 बार गुना कर देना है। 5 में 5 से गुना कर दिए तो 50 25। तो इकाई अंक क्या हमें प्राप्त हुआ, 5। इकाई अंक हमें 5 प्राप्त होता है। अगर 10 दे देता और इसका वर्ग का इकाई अंक कहता तो हम लोग क्या प्राप्त कर रहे थे, 10 गुने 10, 10 दहिए 100, इकाई अंक प्राप्त हुआ 0। अगर 13 दे देता है, अब इसका वर्ग करके इकाई अंक ज्ञात करना है, तो 13 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 13 गुने 13 बराबर 169। क्या आया था, 13 का वर्ग ज्ञात किए तो 169 आया। इसका इकाई अंक आया 9। अब हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं। 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं को हम लोग वर्ग निकालते हैं फिर से, और उसके बाद देखते हैं, गौर करते हैं क्या हमें प्राप्त होता है। 1 का वर्ग अगर करते हैं तो 1 आएगा। 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूनी 4 आएगा। 3 का वर्ग करते हैं तो 3 तिहाई 9 आएगा। 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौके 16 आएगा। 5 का वर्ग करते हैं तो 50 25 आएगा। उसी तरह से 6 का वर्ग करते हैं तो 6 छक 36 आएगा। 7 का वर्ग करेंगे 7 सत्ते 49 आएगा। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 आएगा। 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 81 आएगा। 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दहिए 100 आया। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि अगर 1 है तो उसका इकाई स्थान भी 1 आ रहा है वर्ग करने पर। 2 है तो उसका इकाई स्थान पर 4 आ रहा है। 3 है तो अंत में 9 आ रहा है। 4 है तो 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। 5 है तो 5 आ रहा है। 6 है तो 6 आ रहा है। 7 है तो 9 आ रहा है। 8 है तो 4 आ रहा है। 9 है तो 1 आ रहा है, और 0 है तो 0 आ रहा है। तो एक चीज़ सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0 हो तो उसको वर्ग करने पर भी 0 ही होगा। यानी कि इकाई स्थान पर अगर 0 हो, इकाई स्थान पर अगर 0 होता है तो वर्ग करने पर भी 0 ही होगा। अब यहाँ देखिए 1 वाला पर हम गौर करते हैं कि अगर इकाई स्थान पर 1 होगा या इकाई स्थान पर 9 होगा, इकाई स्थान पर 1 या 9 होगा तो उसके इकाई स्थान पर हमेशा 1 आएगा। यानी कि किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर दे दिया 1, जैसे 11 दे दिया, अगर इसका वर्ग करेंगे तो 11 11 में 121, इकाई स्थान पर 1 आ जाएगा। अगर दे दिया 19 तो 19 का वर्ग करेंगे तो 19 19 में 361, इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है।
अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 है या 8 है, अगर 2 है जैसे 12 और मान लिया जाए कि 18, तो 12 स्क्वायर करते हैं तो 12 12 144 और 18 स्क्वायर करते हैं तो 18 18 में 324। तो 8 का स्क्वायर करेंगे या 18 का स्क्वायर करेंगे, मतलब इकाई स्थान पर अगर 8 है तो यहाँ पे 4 आएगा और 2 है तो भी 4 आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर अंत में 3 है या 7 है तो इकाई स्थान पर 9 आएगा। अब अगर इकाई स्थान पर 5 है तो 5 ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या का इकाई स्थान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आपको कह देगा कि 29 को वर्ग करते हैं तो उसके इकाई स्थान पर क्या होगा। 29 को वर्ग करने पर तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा के हम लोग गुना करने जाएंगे, 29 गुने 29 बराबर जो भी आ जाए, ऐसा नहीं करेंगे। हम देखेंगे इकाई स्थान पर क्या है, तो इकाई स्थान पर 9 है तो 9 को अगर वर्ग करेंगे तो 9 9 81, 81 की इकाई स्थान पर क्या है 1, तो इसका मतलब जो भी यहाँ गुना करके आएगा वहाँ उसका इकाई स्थान पर 1 होगा ही होगा। यानी कि हमको पूरा देखना नहीं है, हमको सिर्फ इकाई स्थान देखना है। कोई भी संख्या दे दिया, जैसे दे दिया 3 4 6 2 5, अब कहेगा इसका वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या होगा, तो हम पूरा का वर्ग करने नहीं जाएंगे, हमको इकाई स्थान देखना है तो हम इकाई स्थान का ही वर्ग करेंगे। तो इकाई स्थान पर यहाँ कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग करने पर कितना आएगा 5 5 25, यानी कि 5 हो जाएगा इकाई स्थान पर। हमको पूरा का वर्ग करने की जरूरत नहीं है। जैसे दे दिया 1 0 0 1, अब इसको कहे कि वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या होगा, तो हम भी देखेंगे इकाई स्थान, तो इकाई स्थान पर क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इकाई स्थान पर 1 ही आएगा। यानी कि इतना का वर्ग करते हैं 1 0 0 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पर 1 आ जाएगा। हमको पूरा संख्या का वर्ग करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, जैसे अगर दे देता है मान दिया 593, ये दे दिया 593 को वर्ग करने पर इकाई स्थान पर क्या होगा, तो आप देखिए इकाई स्थान पर क्या है 3 है, तो इकाई स्थान पर 3, तो हम 3 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, तो इसका मतलब होगा इकाई स्थान पर 9 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इकाई स्थान पर 9। समझ गए। अगर दे देता है 7 9 3 7, अब इसका वर्ग करने पर क्या होगा, तो हम इकाई स्थान देखेंगे, इकाई स्थान पर क्या है 7 है, तो 7 का वर्ग करके 7 7 49, यानी कि इकाई स्थान पर क्या आया 9, यानी कि इतना का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पर 9 होगा। समझ गए। अब तो ये हो गया वर्ग करने पर। आपको वर्गमूल करने पर भी इकाई स्थान पूछ सकता है कि इतना का वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई स्थान पर क्या आएगा। जैसे अगर दे देगा 64, कहेगा कि इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इकाई स्थान पर क्या होगा, तो देखिए वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकालते हैं तो 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, तो इकाई स्थान पर कितना आ गया 8। अगर 121 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 11। अगर 625 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 25, यानी कि 121 के इकाई स्थान पर 1 आया, 625 के 5 आएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग निकाल के देख रहे थे, लेकिन वहाँ आपको कहेगा कि बिना निकाले हुए बताइए, वर्गमूल आपको निकालना नहीं है, बिना वर्गमूल निकाले हुए ज्ञात कीजिए कि इकाई स्थान पर क्या होगा, वर्गमूल निकालना नहीं है। तो देखिए जिस संख्या का वर्गमूल कह रहा है निकालने के लिए, पहले उस संख्या को हम लोग देखेंगे, उस संख्या कितना है, तो यहाँ संख्या कितना है 64, और इसका इकाई स्थान क्या है 4 है। संख्या कितना है 121, इकाई स्थान पर क्या है 1, संख्या कितना है 625, इकाई स्थान क्या है 5। अब देखिए अगर इकाई स्थान पर 4 है तो 4 किसको किसको करने पर आएगा, वो कौन सी ऐसी संख्या है 1 से लेकर 9 के बीच में, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और एक ठौ ले लेते हैं 0, 10 नहीं लेके 0 लेते हैं, इकाई स्थान लेना है। तो अब देखिए यहाँ कितना आ रहा है, 64 है, इसका इकाई स्थान 4 था, और जो वर्गमूल निकालें उसका आया कितना, 8। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि 1 से लेकर के 1 का 1 एकम 1, 4 है नहीं, 2 दूनी 4, तो 2 हो सकता है इकाई स्थान पर। 3 तो 3 तिहाई 9 नहीं है, 4 4 चौके 16 नहीं है, 5 50 25 नहीं है, 6 6 6 36 6 नहीं है, 7 7 7 49 नहीं है, 9 8 8 64 8 हो सकता है, 64 4 आ रहा है तो 8 हो सकता है। यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो मतलब अंत में अगर 4 हो, किसी भी संख्या का अंत में अगर 4 हो और उसको वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई स्थान पर या तो 2 आ सकता है या तो 8 आ सकता है। अगर 1 है तो आँख मूंद के 1 कह दीजिए, चाहे वर्ग निकालना हो या वर्गमूल निकालना हो, आँख मूंद के क्या कह देंगे, 1। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, 9 में भी 1 आता है, जैसे 9 9 81, 9 है तो 9 9 81, यानी कि अगर अंत में 1 है तो उसका वर्गमूल निकाले पर इकाई स्थान पर या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अगर 5 है तो इसको तो एक लाइन में 5 है तो 5, या तो वर्ग या वर्गमूल, अंत में अगर 5 है तो वर्गमूल भी 5 होगा और वर्ग भी 5 होगा। यह हुए संख्याओं को वर्गमूल निकालने पर। अब हम लोग कुछ संख्या देखते हैं जिसको हमको वर्ग निकालना है और एकदम आसानी से निकालना है, बिना गुना किए हुए वर्ग निकालना है। जैसे देखिए, ऐसे तो सभी संख्याओं को नहीं निकाल सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको हम लोग करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ संख्याओं को दिमाग में हम लोग को रखना जरूरी है। ये परीक्षा में आ जाता है और कहीं पूछ दिया जाता है, और पूछा जाता है तो उसी प्रकार की ट्रिकी क्वेश्चन, कहीं भी सवाल जब पूछा जाता है तो ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। आपको देखा जाता है कि आप कितना सोच सकते हैं या कितना दिमाग में रखते हैं। तो देखिए, हम लोग सीखते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो तो उसका वर्ग क्या होगा। जैसे अगर 25 दे दिया, 25 का वर्ग कहा ज्ञात करने के लिए, कहा कि 25 के वर्ग क्या ज्ञात कीजिए, लेकिन गुना नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं है कि 25 का हम वर्ग कह दिए, आप क्या किए कि 25 में 25 से गुना करके और 625 आप बता दिए। हेलो, ऐसा नहीं करना है। 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625। अब आप 625 नहीं बताएंगे, आपको कह रहा है कि गुना करना ही नहीं है। आप 25 में 25 से गुना कर रहे हैं तो गुना नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर इकाई स्थान पर 5 है तो उसके पहले जो भी संख्या है उसको देखिए। तो 25 था, अब इकाई स्थान पर 5 है तो उसके पहले क्या है, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 अब 1 बढ़ा देंगे, 3 गुने सैकड़ा, माने 100 से गुना, अब प्लस में 25, 25 ये सब में आएगा। तो 3 दूनी 6 और 6 में 100 से गुना किए तो कितना आया, 600, और प्लस में 25 कितना हो गया, 625। आगे देखते हैं, अगर 35 दे दिया, अब 35 दे करके इसका वर्ग कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसको वर्ग कह रहा है तो हम देखेंगे कि अंत में 5 है, यानी कि इकाई स्थान पर 5 है, तो उसके पहले कितना है, तो 3 है, तो 3 अब 1 बढ़ा दिए, 4 सैकड़ा मतलब 100 गुने 100, अब प्लस में 25 जो है सब में रहेगा। तो क्या हो गया, 4 तिहाई 12 और 100 में तो 1200 और जोड़ 25 कितना हो गया, 1225।
1225। ये हो गया आपका 35 का वर्ग। कितना आसानी से निकल गया। आगे देखते हैं। अगर मान के चलिए दे देता है 75, अब इसका कहेगा वर्ग ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 75 इकाई स्थान पर क्या है, 5 है, तो पहले कितना है 7, तो हम लिख देंगे 7 और गुने 1 बढ़ा देंगे 8 और गुने 100 कर देंगे। 100 सब में होगा और 25 भी सब में होगा, यह ध्यान दीजिएगा। 100 और 25 दोनों सब में होगा, यानी कि 7 8 56, अब यहाँ हो गया 100 और जोड़ में 25, यानी कि 56 100 में 25 जोड़ेंगे तो 56 56 25, ये हो गया आंसर। समझ में आया, नहीं आया, थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। मान के चलिए कि 125 दे दिया, अब इसका कह रहा है वर्ग ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे इकाई स्थान पर 5 है और उसके पहले कितना है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12, अब 1 बढ़ा देंगे, हो गया 13, अब गुने 100, 100 तो सब में रहेगा, अब प्लस में 25 भी सब में रहेगा। तो 12 में 13 से गुना किए, तो 12 में 13 से गुना किए तो कितना आया 156, और 100 से गुना किए तो 2 0 और प्लस में 25, यानी कि जोड़ दिए तो 1 5 6 25, ये हो गया आंसर। मतलब क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, ये सब 85 दे दिया, तो अब इसका वर्ग ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 है तो 8 और गुने 9 और प्लस में 25, एकदम ट्रिकी वाला। यहाँ 100 रहेगा तो 100 को हम गायब कर देते हैं अभी कुछ देर के लिए, ट्रिक मैंने दिमाग में रख ली। 9 8 72 और 25, 72 25 आंसर हो गया। अगर 95 दे दे, 95 का, तो क्या करेंगे, 95 है तो 9 गुने 10 और यानी 25, 100 यहाँ हम छुपा दिए हैं, तो 9 दहिए 90 और ये हो गई 25, 90 25 आंसर हो गया। समझ गए, चलिए ठीक है। कुछ और संख्याओं को देखते हैं हम लोग, कुछ प्रतिरूप ज्ञात करना। तो हम लोग समझ गए कि अगर इकाई स्थान पर 5 हो तो उसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए, कुछ संख्याएं ऐसे भी होती हैं जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जिसको प्रतिरूप हम लोग कहते हैं। जैसे अगर 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग, तो हम लोग 1 लिख देते हैं। अगर 1 1 2 को हो गया तो 1 2 1 121 हो जाता है। अगर 1 1 1 यहाँ वर्ग रहेगा, 3 गो रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 111 था, तो 1 1 है तो 1 2 3 तक जाएंगे, फिर लौट जाएंगे 2 1, ये हो गया इसका वर्ग। मतलब ऐसे समझिए। अगर दे देता है 1 1 1 1 4 ठो, अब इसका कहेगा वर्ग ज्ञात करने के लिए, तो हम गुना नहीं करने लगेंगे कि इतना इतना में इतना से गुना करेंगे। हाँ, गुना करने पर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा ही, लेकिन ध्यान में रखिए कि अगर सिर्फ एक एक हो और उसका वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग गिन लेंगे पहले कै गो है, 1 1 1 2 3 4 गो है, तो 4 लिख दिए बीच में। अब ये इधर भी घटाते चल जाइए 1 तक, इधर भी घटाते चलिए 1 तक, इसे इधर भी घटाना है 1 तक, अब इधर भी घटाना है 1 तक। जैसे 4 है तो 3 2 1, इधर 4 है तो 3 2 1, यही होगा इसका वर्ग। आप इतना में इतना से गुना करके देख लेंगे, आपको इतना ही आएगा। जैसे 5 ठो दे देता है, ये 6 ठो दे देता है, मान के चलिए 6 ठो दे दिया, 1 2 3 4 5 6, अब इसका कहेगा वर्ग ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग क्या इतना में इतना से गुना करने जाएंगे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, कितना है 1 2 3 4 5 6 है, तो हम 6 लिख दिए।
अब इधर भी हम घटाते जाएंगे, अब इधर भी घटाते जाएंगे। तो 6, तो यहाँ हो गए 5 4 3 2 1। यहाँ 6 है तो यहाँ 5 4 3 2 1। यही हो गया आपका आंसर। इतना का वर्ग ज्ञात करने पर इतना आएगा। समझ गए ये प्रतिरूप वाला। अब आगे देखते हैं कि अगर इस प्रकार की संख्याएं हो, जैसे मान लिया जाए कि अंत में अगर 7 हो और उसके पहले खाली 6 हो, अंत में 7 इकाई स्थान पर 7 हो और उसके पहले 6 हो, तो उसका कैसे निकलेगा। जैसे मान लिया जाए कि 67 है, अब इसका वर्ग ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 6 कितना है, 1 ठो, तो इसमें 6 नहीं लिखाएगा, थोड़ा ध्यान रखने वाला चीज़ है। ये 6 है तो हम लोग लिख देंगे कै गो 6 है, 1 ठो, तो 2 ठो हम लोग 4 लिखेंगे, जितना रहेगा उतना से 1 बढ़ा के 4 लिखेंगे। अब यहाँ 2 ठो 4 लिखें तो अब 4 के दुगना कितना होता है 8, तो 1 8 लिखेंगे, यानी कि 2 ठो 4 है तो 1 8, अंत में 9, ये हो जाएगा आपका इसका वर्ग। चलिए अगला से हम लोग समझ जाएंगे। जैसे ऐसे रहेगा 6 6 7। अब इसका वर्ग ज्ञात करना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे 6 कै गो है, 2 ठो, 1 2, तो हम लोग 4 कै गो लिखेंगे, 3 गो लिखेंगे। यहाँ है 6 है 2 ठो, तो हम 4 लिखेंगे, 3 ठो, 1 2 3 ठो। अब 3 ठो लिखे 4 तो 2 ठो लिखेंगे 8, 1 2, और लास्ट में तो 9 देना ही है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान में रखने वाला चीज़ है। अगर जैसे ऐसे दे दिया 5 को दे दिया, 1 2 3 4 5, अब फिर दे दिया 7, अब इसका कहेगा वर्ग ज्ञात करने, तो हम गुना करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि अगर खाली 6 6 6 6 है और अंत में 7 हो तो क्या करना है, तो 6 6 देखिए क्या गो है, 1 2 3 4 5 ठो, तो हम 6 ठो लिखेंगे, 4 6 6 है, 1 2 3 4 5 गो, और हम लिखेंगे 4 4 6 ठो, 1 2 3 4 5 6, और फिर 8 कै गो लिखेंगे, तो 8 लिखेंगे, एक इससे एक कम, 1 2 3 4 5 6 गो, तो 5 गो, 1 2 3 4 5, और अंत में 9, ये हो जाएगा आपका इसका वर्ग। इस प्रकार से चलिए कुछ संख्याएं ऐसे भी होती हैं जिनको हमको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट। जैसे कोई कह दिया कि योग ज्ञात कीजिए, एक विषम संख्या सभी है, 3 5 7 9, और कहेगा कि इसको योग ज्ञात करें, तो हम लोग जोड़ने जाएंगे 9 और 7 16 और 5 20 और 3 1 3 2 5 2 7 2 9, 9 और 7 16 16 और 5 21 21 और 3 24 और 1 25 25 आ गया। तो हमको जोड़ने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे कि सभी विषम संख्या हैं, वो क्रमागत विषम संख्या है, 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9, सभी क्रमागत हैं। तो हमको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम जोड़ने लगें 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25, जोड़ने नहीं, गिन लेंगे हम लोग कै गो है, तो 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 के वर्ग कर देंगे, 50 25 हो गया। ऐसे 1 3 5 7 9 11 13 15, अब कहेगा इसको जोड़िए, तो हम जोड़ेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हम देख लेते हैं कि क्या है, तो सभी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या है तो गिन लेंगे हम लोग, देखिए तो लगातार वही विषम संख्या है, लगातार विषम संख्या रहेगा तभी जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। अब बीच में से अगर कोई गायब कर देगा, ये मान के चलिए चाहे कोई एगो गायब कर देगा, तो ऐसा नहीं कि हम लोग जोड़ करके और वर्क कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, सब लगातार होना चाहिए। 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19 19 2 21 21 2 23, इस प्रकार से सभी लगातार होना चाहिए, तब आप वैसे करेंगे।
तो देखेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो 8 है तो 8 ही 64 आंसर हो गया। यानी कि कितनी भी विषम संख्या लगातार विषम संख्या दे दी जाए तो उसका वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर हो जाता है। अगर मान के चलिए कि जोड़ते हैं सभी विषम संख्याओं को, गिनते हैं, तो अगर 25 आया तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में 25 से गुना कर देंगे, 25 में 425। अगर 10 आ जाता है, 1 2 3, इस प्रकार से कहेगा 10 विषम संख्या, तो हम लोग ये नहीं करने जाएंगे कि जोड़ेंगे 10 तक लेके, हम देखेंगे कितना संख्या है, तो 10 गो विषम संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो, तो हम 10 देंगे 100, जोड़ दीजिए 100 आ जाएगा। समझ गए। अब आगे हम लोग सवाल आप लोगों को देता है कि दो लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे कोई कह देगा कि 4 और 5 को अगर वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर वर्ग के बीच पूछेगा, 4 और 5 के वर्ग कर रहे हैं तो दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, पूर्ण संख्या आएंगी। तो हम लोग 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौके 16 हो जाता है, और 5 का वर्ग करते हैं तो 5 25 हो जाता है। यही 16 और 25 के बीच में निकालना है कि कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो 16 से 25 तक तो जोड़ने में तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ भी ये भी ध्यान देना है कि दोनों संख्या लगातार होनी चाहिए। 4 है तो 5, 4 और 5 लगातार है, 2 3 होना चाहिए, 10 है तो 11 होना चाहिए, या 10 है तो 9 होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए दो लगातार संख्याओं के बीच में। 11 है तो अगला 12 होना चाहिए, और उन्हीं दोनों के बीच में निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या रहेगा उसको हम लोग दुगन देंगे। जैसे 4 है, 4 और 5 के बीच में कह रहा था, तो 4 के और 5 के बीच में 16 और 25 आ रहा है। अब 16 और 25 के बीच में देखिए 17 18 19 20 21 22 23 24 तक, तो कितना आएगा, तो 8 आएगा। आप गिन के देख लेना। जैसे कहेगा 9 और 10 के वर्ग के बीच में कहेगा 9 और 10 के वर्ग के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। तो 9 और 10 के, तो 9 9 81 और 10 दहिए 100। तो अब 81 से लेकर 100 तक हम गिनने लगेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। अच्छा, आप घटाते भी हैं 100 में से 81 तो कितना आएगा, आपको आ जाएगा 19। तो एक इसमें से भी घटा सकते हैं, 19 में से घटाएं तो 18, ये हो गया आंसर। यानी कि 9 के 9 दूनी 18। तो हम इतना नहीं करके ध्यान में रखना है कि जो छोटी संख्या रहेगा उसको दुगन देंगे। एक और देख लेते हैं। जैसे अगर पूछ देता है कि 20 और 21 के वर्ग के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, 20 और 21 के वर्ग। तो 20 और 21 के वर्ग, तो 20 का अगर वर्ग करते हैं तो 20 में 400 हो जाता है, और 21 का वर्ग करते हैं तो 21 में 441 हो जाता है। अब ये दोनों के बीच में देखना है कि 401 402 403 404 405 इस प्रकार से कितनी संख्याएं हैं। तो आप अगर ध्यान में रखे हैं कि सबसे छोटी संख्या कितना है, 20 है, तो 20 के दुगन दीजिए, कितना हो गया 40। आप निकाल लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों के बीच में निकाल लीजिए, 40 ही आएगा। समझ गए। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ सवाल इस पे आधारित, और इसमें किसी भी तरह का और कुछ सवाल होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, हम उसको बना करके अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। अब कुछ सवाल देख लेते हैं हम लोग इस पे आधारित, तो क्या होता है। चलिए, अब एक सवाल है आपका, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। पूर्ण वर्ग संख्या ऐसा संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या वही होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है
जिसे 24 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ पे दो तरह के सवाल आपको देगा, गुणनखंड विधि वाला हम बता रहे हैं। गुणनखंड विधि से इस तरह के सवाल आते हैं, उसमें दो तरह के सवाल पूछते हैं। एक तो कहेगा गुना करने पर, एक कहेगा गुना करने पर, अब एक कहेगा भाग करने पर। कहेगा कि वह छोटी से छोटी जो संख्या ज्ञात करें जिसे इस संख्या में, मतलब जो भी, जैसे यहाँ 24 दे दिया, उसमें गुना करने पर या भाग करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे कि कितना संख्या दिया है 24, अब क्या करना है, गुना। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 24 का गुणनखंड निकालते हैं तो आ जाता है 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। अब यहाँ क्या करने के लिए कह रहा है, गुना। तो वर्ग, पूर्ण वर्ग कब होता है, जब वो जोड़ा लग जाता है, यानी कि पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये तो जोड़ा लग जा रहा है, लेकिन एक यहाँ 3 है और एक यहाँ 2 बच जा रहा है, तो पूर्ण तो हो नहीं रहा है। तो हम अगर सोचिए कि हम अगर एक वो अपना तरफ से 3 दे देते हैं और एक और 2 दे देते हैं, तो अब जोड़ा तो लग जाना चाहिए। देखिए 3 3 2 गो हो गया और 2 2 भी 2 गो हो गया, तो जोड़ा तो लग जाएगा। यानी कि हम क्या दिए, 3 और 2 दिए, यानी कि 3 दूनी 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 6 से आप 24 में गुना करते हैं और फिर उस संख्या का गुणनफल का वर्गमूल निकालते हैं तो पूरा पूरा निकल जाएगा। विश्वास नहीं है, देख लीजिए हमने कितना आंसर लाया, 6। अब 24 में 6 से गुना करते हैं, तो 24 गुने करने के लिए तो बोल रहा था यहाँ, तो 24 में 6 से गुना करते हैं, तो 24 में 6 से तो 144, और 144 का वर्गमूल 12 निकलता है कि नहीं, 12 हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। चलिए एक सवाल ये है, इसको कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मित्रों के बीच कुछ कलम बांटता है, प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही कलम दिए जाते जितनी व्यक्तियों की संख्या है। यदि कुल कलम 729 कलम बांटे जाए तो उसके मित्रों की संख्या क्या होगी। मतलब क्या है कि कह रहा है कि कुछ मित्र हैं, उनको कलम बांटा जा रहा है, तो जितने मित्र हैं उतने ही कलम दिए जा रहे हैं। जैसे अगर 8 मित्र हैं तो 8 8 कलम दिए जा रहे हैं, 9 मित्र हैं तो 9 9 कलम दिए जा रहे हैं। तो कुल कलम बांटे गए 729। तो भाई मित्रों की संख्या क्या है, तो ऐसे सवाल अगर पूछता है तो उसका वर्गमूल याद कर दीजिए। 729 का आप वर्गमूल याद करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में क्या आएगा, कितने होंगे मित्र, मित्रों की संख्या क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। हम अगला सवाल पर ध्यान देते हैं। अगर कह देता है कि आपसे कह देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 405 में भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ध्यान दीजिए 405 है, वहां था 24 में गुना करने पर, कि 24 में किस संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ है भाग करने पर कि 405 में किस संख्या से भाग करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसी तरह से बनेगा जैसे वो बना था। देख लेते हैं, 405 को हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो 405 का अगर गुणनखंड करते हैं तो आता है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने
आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा, यही आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या करने के लिए कह रहा है, भाग करने के लिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा लगाना जरूरी होता है, तो हम लोग जोड़ा लगाते हैं। एक जोड़ा लग गया, 3 3 2 था, ये भी जोड़ा लग गया, 3 3 2 था, लेकिन ये जोड़ा नहीं लग रहा है। अगर इसको हम हटा दें तब ये 5 जो है, जो जोड़ा नहीं लग रहा है, इसको हम हटा दें तब ये 5 को, तब तो यहाँ जोड़ा लग जाएगा ना, पूर्ण वर्ग हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ क्या करने के लिए कह रहा था, भाग करने के लिए। तो ये 5 को हटा देंगे भाई, 5 से भाग दे देंगे हम, तो 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 एक बार में कट गया, तो यही हो जाएगा 5 आपका आंसर। समझ गए। अगर यही गुना करने के लिए कहता कि 405 में किस संख्या, छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाए, तो भी यहाँ 5 था, एक 5 हमको दे देते तो जोड़ा लग जाता, 5 ये भी हो जाता है। यानी कि गुना या भाग करने पर कहेगा तो जो भी जोड़ा लगा करके संख्या बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा। अब बचेगा 2 ठो 3 और 2 ठो 3 बच गया यहाँ और यहाँ, तो इसका एक 3 निकल जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 3, यानी कि 3 तिहाई 9 हो जाएगा आंसर। समझ गए। चलिए और सवाल, बहुत सारे सवाल हम बनाएंगे, अभी कुछ उदाहरण लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, पिछला वीडियो में हम कुछ सवाल दिए थे जिसको बोले थे कि उसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जिसमें पहला सवाल था आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात मतलब जहाँ हवा भी, निर्वात का मतलब क्या होता है, जो जहाँ हवा भी ना हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये पहला सवाल का जवाब हो गया आपका। पहला सवाल था कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपका उत्तर हो गया 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात का मतलब जहाँ पे हवा भी न हो। दूसरा सवाल था कि कौन सी धातु विद्युत का कुचालक होती है। ऐसी तो सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होती है, लेकिन सीसा, दूसरा सवाल का जवाब है सीसा। सीसा यानी कि लेड। सीसा एक ऐसी धातु है, सीसा धातु है, लेकिन यह विद्युत का कुचालक है, सीसा से लाइन पार नहीं होगा आपका। तीसरा प्रश्न था आपका, कौन सी आधातु विद्युत का सुचालक। आधातु ऐसे सभी आधातु विद्युत का कुचालक होती है, जैसे लकड़ी, पेन स्टील वाला नहीं, प्लास्टिक वाला, पेपर, कॉपी, ये सब अधातु है, इसमें लाइन नहीं पार होगा। लेकिन एक है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातु है, याद रखिएगा, ग्रेफाइट अधातु है जिसमें से लाइन पार होता है। अब ग्रेफाइट कहाँ आपको मिलेगा, तो पेंसिल देखे हैं ना आप लोग, पेंसिल, तो पेंसिल जो होता है, तो जिससे हम लोग जो लिखते हैं ये वाला, उसमें जो काला काला टाइप का रहता है, यही ग्रेफाइट है। ये तो लकड़ी का रहता है, तो ये ग्रेफाइट है, इसमें से लाइन पार हो जाएगा। ये जो लंबा रहता है जिसको जिसे लिखाता है काला काला, ये आपको यही ग्रेफाइट है। तो ये है अधातु, ये जो है अधातु है, कार्बन के अपरूप में आता है, कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक है। तो तीसरा का उत्तर हो गया आपका ग्रेफाइट। चौथा सवाल था कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, वो 78% अकेले रहता है, 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में, और 21% ऑक्सीजन है। 78% नाइट्रोजन, यानी कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, और 21% ऑक्सीजन है। अगला सवाल था कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो जल का, जो हम लोग पानी पीते हैं, उसका रासायनिक सूत्र, पांचवा सवाल था कि जल का रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र जल का होता है H2O, ये होता है जल का रासायनिक सूत्र H2O, याद रखिएगा। चलिए आज का सवाल हम लोग ले लेते हैं।
तो आज का पहला सवाल है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत पाकिस्तान का सीमा रेखा क्या नाम है? दूसरा सवाल है, भारत चीन सीमा रेखा का नाम बताना है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम बताना है आपको। तीसरा सवाल है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, बांग्लादेश की राजधानी का नाम बताना है। राजधानी, बांग्लादेश के राजधानी का आपको नाम बताना है। चौथा सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह, अच्छा याद रखिएगा, इसको भोर का या सांझ का तारा भी कहते हैं। चमकीला ग्रह, इस ग्रह को भोर का या सांझ का तारा भी कहते हैं। पांचवा सवाल है, जो हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं उसकी अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, मतलब कितना देर में उसे गा देना है, कितना सेकेंड में उसे गा देना है, न उससे ज़्यादा न उससे कम। राष्ट्रगान गाने की अवधि, राष्ट्रगान याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, राष्ट्रगान गाने की अवधि क्या है। चलिए, आपको पता है बिहार का सबसे नवीनतम जिला कौन है? बिहार का सबसे नवीनतम माने सबसे नया जिला, या उसको बाद का जिला भी कर सकते हैं, सबसे बाद का जिला ही लिख देते हैं। चलिए, बाद का जिला तो वो है आपका अरवल जिला। ये औरंगाबाद के बगल में जहानाबाद पड़ता है। अरवल जिला जो है औरंगाबाद के बगल में जहानाबाद, औरंगाबाद के बगल में जहानाबाद, और जहानाबाद से ही अलग हुआ है अरवल जिला। कब? 2001 में, 2001 ईस्वी में बना, यानी कि 2001 से पहले बिहार में 37 जिला था, और 2001 के बाद जब अरवल बना तो कितना जिला हो गया? 38। यानी बिहार में कुल कितने जिले अभी हैं? 38 जिले हैं। चलिए, इसी सवाल के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट्स करिए। जितना व्यू बढ़ेगा, जितने अधिक से अधिक लोग आएंगे, वीडियो को और अच्छा से बनाने का प्रयास करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।